हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में हार्ट का पंप फंक्शन सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि ये पंप फंक्शन संबंधित हमें इंफॉर्मेशन दो और बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में आते हैं इस बारे में। आज ये हार्ट के पंप फंक्शन संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे ताकि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि पंप फंक्शन एक्चुअल में हार्ट का होता क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इस पर ध्यान देना और फोकस करना ज़रूरी है और क्या इसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स लोगों के दिमाग में होती है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले पंप फंक्शन होता क्या है। बेसिकली पंप फंक्शन जो है कितना परसेंट ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल यानी हार्ट का जो चेंबर पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है उसमें ब्लड जो आता है उसका कितना प्रतिशत ब्लड एक बार में हार्ट बाहर पंप आउट कर देता है, इसको इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी कि ब्लड अगर मान लीजिए 100 ml आ रहा है तो उसका कितना पोर्शन 50 ml, 60 ml, 70 ml कितना ml ब्लड हार्ट एक बार में पुश कर देता है। नॉर्मली इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट का 60 से 65% के आसपास होता है। यानी कि 100 ml ब्लड अगर हार्ट में आ रहा है तो उसमें 60 से 65 ml ब्लड हार्ट एक बार में बाहर पुश कर देता है। पूरी तरह 100 ml नहीं पुश करता क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते कि हार्ट जितना ब्लड आए पूरा पुश कर सके, उसके भी कुछ इश्यूज हैं। लेकिन ज़्यादातर ये माना जाता है कि इजेक्शन फ्रैक्शन अगर 60 से 65% है तो नॉर्मल है। कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जैसे अगर हार्ट में कोई छेद है या वाल्व का लीक है या हार्ट ओवरवर्क्ड है तो इजेक्शन फ्रैक्शन 70-75% भी जा सकता है, पर ज़्यादातर केस में वो 60-65% के बीच में रहता है। इसे नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि ये पूरा इजेक्शन फ्रैक्शन 100 क्यों नहीं होता। एग्जाम में जैसे 100 मार्क्स होते हैं तो 100 ml ब्लड आ रहा है तो पूरा 100 ml ही हार्ट पुश कर दे। तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि हार्ट के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे धागे और बहुत सारे वाल्व्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर पूरा ब्लड एक बार में हार्ट बाहर पुश कर दे तो ये जो हार्ट के जो धागे हैं या जो वाल्व की पंखुड़ियां हैं वो आपस में चिपक जाएंगी, जिसके बाद उन्हें बाहर निकालना या अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपस में इंटैंगल हो सकती है जिससे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकता है। और बार बार अगर हार्ट चिपकेगा पूरा ब्लड ही निकाल देगा तो एक दूसरे को जब टिश्यू टच करेगा तो डैमेज हो सकता है फ्रिक्शन की वजह से। तो ये बचा हुआ ब्लड एक तरह से मान सकते हैं कि फ्रिक्शन कम करने का काम करता है, इसलिए इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मली 60-65% से ज़्यादा नहीं होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि पंप फंक्शन को चेक कैसे करते हैं। ज़्यादातर हार्ट का सोनोग्राफी या इकोकार्डियोग्राफी जो करते हैं उसमें हार्ट का पंप फंक्शन असेस हो जाता है। इसमें भी कई तरह के फॉर्मूले हैं पर ज़्यादातर ये विजुअल असेसमेंट पर डिपेंड करता है कि पंप फंक्शन कितना है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि अलग अलग टेस्ट में पंप फंक्शन में इतने वेरिएशंस क्यों आते हैं। कोई डॉक्टर 55% बोलता है, कोई 60 बोलता है, कोई 62% बोलता है। ज़्यादातर ये जो पंप फंक्शन का असेसमेंट है वो विजुअल असेसमेंट में होता है, थोड़ा सा अंदाज पर होता है। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर फार्मूला आते हैं जिससे आप थोड़ा पंप फंक्शन असेसमेंट कर सकते हो, पर वो थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और कई बार उसमें बहुत इनएक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग उसे यूज़ नहीं करते। ज़्यादातर इकोकार्डियोग्राफर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हार्ट को देख के पंप फंक्शन असेसमेंट करते हैं। और कई और फैक्टर्स भी हैं जो पंप फंक्शन में वेरिएशंस कर सकते हैं, जैसे शरीर में उस समय कितना पानी है, मान लीजिए कोई इन्फेक्शन वगैरह है या कोई और चीज़ है जो हार्ट का पंपिंग कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो उसकी वजह से पंप फंक्शन अलग अलग केस में थोड़ा वेरी कर सकता है। तो इसलिए अगर 2-5% तक का अगर वेरिएशन आ रहा है तो उसे नॉर्मल वेरिएशन मानते हैं। उसके लिए इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं कि एक जगह पे मेरा पंप फंक्शन 60% रिपोर्ट हुआ, एक जगह 55 हुआ तो बहुत बिगड़ गया, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें आ सकता है। हाँ, सिग्निफिकेंट और कंसिस्टेंटली अगर आपका पंप फंक्शन डाउन दिखा रहा है और ज़्यादा परसेंट में वेरिएशन दिखा रहा है तो उसे सिग्निफिकेंट मानेंगे। कि मान लीजिए अगर 60% तो वो 50 या 40% दिखा रहा है तो फिर उसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट मानेंगे। और बार बार इको में अगर वही वैल्यूज आ रही है तो उसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट मानेंगे। एक टेस्ट में अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है तो उसे उतना ज़्यादा सीरियसली ना ले तो भी चलेगा। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है या ईसीजी में चेंजेस भी आ रहे हैं, साथ में एंजाइम्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं और साथ में इको में चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, पर थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें चलता है। इसके अलावा कार्डियक एमआरआई यानी हार्ट का एमआरआई स्कैन के द्वारा भी पंप फंक्शन का असेसमेंट हो सकता है। ये कंपेरेटिवली काफ़ी एक्यूरेट है लेकिन ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ा टेस्ट है, ज़्यादा कॉस्टली टेस्ट है, ज़्यादा माथापच्ची होता है, कॉन्ट्रास्ट देना पड़ता है, तो इसलिए ज़्यादातर नहीं किया जाता है। ज़्यादातर इको ही सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिससे हार्ट का पंप फंक्शन असेस होता है। ज़्यादातर केस में इकोकार्डियोग्राफी द्वारा आप पंप फंक्शन को 30-40 सेकंड में असेस कर सकते हो और ज़्यादातर कंप्लीट इकोकार्डियोग्राफिक असेसमेंट करने में भी 2-4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। तो ईजी टेस्ट है, कोई खास रिस्क भी नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ज़्यादातर हॉस्पिटल में 1200-1500 या 2000 रुपये तक में हो जाता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो इसलिए ज़्यादातर इसी को यूज़ किया जाता है। बार बार भी इसे करने में इतना कोई रिस्क नहीं है। पेशेंट को अल्ट्रासाउंड की रेडिएशन से कुछ सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं होता। इवन प्रेगनेंसी में अगर इसे करते हैं तो भी कोई डैमेज नहीं होता। तो इसलिए अगर आप बार बार भी इसे कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है।
सिवाय फाइनेंशियल लॉस के। इसके अलावा इजेक्शन फ्रैक्शन बेसिकली हार्ट के पंप फंक्शन के बारे में क्या इंडिकेट करता है? इजेक्शन फ्रैक्शन बेसिकली हार्ट की ताकत इंडिकेट करता है कि कितना ब्लड एक बार में हार्ट पुश कर पा रहा है। यदि इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है तो हार्ट जितना एक्सपेक्टेड है कि 60-65% ब्लड पंप करना है उतना करेगा। इजेक्शन फ्रैक्शन अगर खराब है तो हार्ट उतना ब्लड नहीं पंप करेगा। जितना ज़्यादा अगर पंप फंक्शन खराब है उतना ज़्यादा इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा। तो बेसिकली कितना अच्छा पंप काम कर रहा है उसका एक मार्कर है। अगर हार्ट फंक्शन अच्छा है तो इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल होगा, कम अच्छा है तो खराब होगा। तो आप असेसमेंट कर सकते हो बेस्ड ऑन इजेक्शन फ्रैक्शन कि हार्ट कितना ज़्यादा वीक है। जितना लो इजेक्शन फ्रैक्शन उतना वीक, और अगर बहुत सीवियर इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो उसका मतलब पेशेंट हार्ट फेलियर में जा चुका है। हार्ट फेलियर के स्टेजेस को भी कैटेगराइज करने में कि अर्ली हार्ट फेलियर है, मिडिल हार्ट फेलियर है, लास्ट स्टेज हार्ट फेलियर है, उसमें भी इजेक्शन फ्रैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पंप फंक्शन का चेंज कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को किस तरह से इफेक्ट करता है? जितना ज़्यादा लो पंप फंक्शन है उतना लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस बढ़ जाता है। स्टडीज ने ऐसा शो किया है कि अगर किसी व्यक्ति का पंप फंक्शन 5% गिरता है तो मृत्यु का दर डबल हो जाता है। मान लीजिए अगर 30% पंपिंग था किसी का, वो गिर के 25 हो जाता है तो मृत्यु दर डबल हो जाता है, और अगर 25 से और 20 हो जाता है तो मृत्यु दर और डबल हो जाएगा। वही अगर पंप फंक्शन इंप्रूव होकर 30 से 35% चला जाता है तो मृत्यु दर हाफ हो जाएगा, 35 से 40 चला जाता है तो और हाफ हो जाएगा। तो ये एक तरह से आर्बिट्ररी मार्कर है जिससे आप लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस, कॉम्प्लिकेशन होने का चांस, लोगों के सर्वाइवल या मृत्यु होने का चांस इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो इसलिए हर बार जब कभी भी कोई हार्ट फेलियर का असेसमेंट किया जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसी को माना जाता है जिसके बेसिस पे पेशेंट का लॉन्ग टर्म बचने या मरने का दर डिसाइड होता है। कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो पंप फंक्शन को अफेक्ट कर सकती है? अलग अलग तरह के हार्ट अटैक, हार्ट के इन्फेक्शंस, कार्डियोमायोपैथी, वाल्व की बीमारियां, हार्ट के छेद की बीमारियां, बहुत सारी तरह के अलग अलग बीमारियां हैं जो हार्ट के पंप फंक्शन को अफेक्ट कर सकती है। और हर बीमारी में कम ज़्यादा करके ओवरऑल कुछ टाइम में हार्ट का पंप फंक्शन अफेक्ट हो ही जाता है। इनफैक्ट बॉडी का कोई इन्फेक्शन भी हो, कोई हार्ट के रिदम प्रॉब्लम्स भी हो, ये सारी चीज़ों में भले हार्ट का पंप फंक्शन डायरेक्टली अफेक्ट हो नहीं हो, थोड़े टाइम में उसमें असर दिखने लगता है। तो इसलिए बहुत सारी बीमारियां हैं जो फाइनली हार्ट के पंप फंक्शन को अफेक्ट करती है। इनफैक्ट ज़्यादातर हार्ट की बीमारियां लंबे समय में हार्ट को फेल करवाती हैं, और हार्ट का फेल बेसिकली ये पंप फंक्शन के फेलियर को ही ज़्यादातर मानते हैं। तो इसलिए पंप फंक्शन जो है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी बीमारियां जो हार्ट को अफेक्ट करती हैं वो कहीं ना कहीं पंप फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज करती हैं। पंप फंक्शन को सुधारने के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? ज़्यादातर पंप फंक्शन को सुधारने के लिए बहुत सारी मेडिसिन आती है, लाइफस्टाइल चेंजेस आते हैं, एक्सरसाइज करना, डाइट करना, प्रॉपर दवाइयों का ध्यान रखना, अगर किसी को ब्लॉकेज वगैरह तो उसका ट्रीटमेंट करना। इसके अलावा कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी आती है जिससे भी पंप फंक्शन सुधरता है। कुछ केसेस में सर्जरी से भी थोड़ा बहुत फायदा होता है, जैसे बाईपास सर्जरी, वाल्व रिपेयर सर्जरी, इससे भी फायदा होता है। पंप फंक्शन को सुधारने की स्ट्रैटेजीज, सीआरटी क्या होता है, एआईसीडी क्या होता है, सर्जरीज कौन सी अवेलेबल है, ये सारे हमने सेपरेट वीडियोस में डिस्कस किया है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। क्या किसी की उम्र होने से पंप फंक्शन डायरेक्टली अफेक्ट होता है? ये कंप्लीटली सोचना गलत है, क्योंकि उम्र से डायरेक्टली पंप फंक्शन अफेक्ट नहीं होता, एजिंग से डायरेक्टली इसमें कोई असर नहीं होता। अगर किसी की व्यक्ति की एज 80 साल भी है तो भी जरूरी नहीं है कि उसका पंप फंक्शन लो होगा। हाँ, एज के साथ होने वाली कुछ बीमारियां जरूर आपके पंप फंक्शन को अफेक्ट करती है, पर डायरेक्टली ये आपके पंप फंक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। क्या लाइफस्टाइल चेंजेस से पंप फंक्शन में कुछ सुधार आ सकता है? यदि आप प्रॉपर लाइफस्टाइल का ध्यान रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, खाने पीने का ध्यान रखें, वजन को प्रॉपरली मेंटेन करें और कोई एडिक्शन या व्यसन नहीं रखें, तो बहुत सारी बीमारियां जो पंप फंक्शन को अफेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वजन ज़्यादा होना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होना, बहुत सारे तरह के कैंसर, बहुत सारे तरह के सूजन की बीमारियां, अलग तरह की आर्थराइटिस, अलग तरह की इन्फ्लेमेशन की बीमारियां, ये सारी अफेक्ट हो सकती है, सारी कंट्रोल हो सकती हैं। तो ये सारे ही रिस्क फैक्टर्स जो है हमारे पंप फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो लाइफस्टाइल का इंप्रूव करने से हमारा हार्ट फेलियर डायरेक्टली भी इंप्रूव होता है और इनडायरेक्टली भी इंप्रूव होता है। बहुत सारे कंडीशन जो है जो हमारे पंप फंक्शन को अफेक्ट करते हैं उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म हार्ट फेलियर डिटोरेट होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। तो इसलिए लाइफस्टाइल चेंजेस को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने में कि व्यक्ति का लॉन्ग टर्म पंप फंक्शन में सुधार होगा या बिगाड़। पंप फंक्शन के केस में पेशेंट का सेल्फ एजुकेशन और पेशेंट का खुद का केयर क्यों इंपॉर्टेंट है? यदि किसी पेशेंट को पंप फंक्शन है उसके बारे में कुछ सिग्निफिकेंट जानकारी ही नहीं है तो काफ़ी चांसेस है कि उसको ये नहीं समझ में आएगा कि क्या चीज़ें उसके लिए अच्छी है, क्या चीज़ें गलत है, क्या उसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उसकी लापरवाही से पंप फंक्शन में सुधार हो रहा है, बिगाड़ हो रहा है। ये चीज़ें समझने के लिए आपको पंप फंक्शन के बारे में जानकारी होना और उसकी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि इस बारे में आप नहीं समझोगे तो अक्सर ये होगा कि डॉक्टर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बता देगा लेकिन उसको फॉलो अप नहीं करोगे और लॉन्ग टर्म आपको तकलीफ आएंगी और कई बार आप जानकारी के अभाव में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से कंडीशन और बिगड़ती है। तो इसलिए हर बीमारी के बारे में पेशेंट को एटलीस्ट जानकारी होना ज़रूरी है,
ताकि वो बीमारी को समझ सके, बीमारी के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है उसको समझ सके, क्या थेरेपी है उसको समझ सके, और थेरेपी से रिलेटेड क्या स्पेसिफिक इश्यूज हो सकते हैं उसको समझ सके, ताकि वो इन्फॉर्म और प्रॉपरली डिस्कस किया हुआ डिसीजन ले सके। आज के टॉपिक में हमने पंप फंक्शन संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सवालों पर बात करी। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें।